So, hello students, for class 8 चैप्टर 3 है जिसमें लास्ट वीडियोस में हमने 3.1 3.2 को कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट सॉल्यूशन उसका मैंने डाला हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम 3.3 के तरफ जा रहे हैं तो उसमें हमको कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ना होंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे यहाँ से। इसको बोला जाता है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा है, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे, अभी हमने यहाँ तक पॉलीगॉन देखा था जिसमें ट्रायंगल था, पेंटागन था, हेक्सागन था। अब हम सिर्फ, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो 3 साइड्स का होता है, 3 टाइप का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलन। नेक्स्ट जो पेंटागन है वो एक ही टाइप का होता है, या तो रेगुलर या इरेगुलर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता। 5 साइड्स होंगे तो पेंटागन कहलाएगा। तो ये 3 साइड्स है, ये 5 साइड्स है, बीच में हमारा छूट गया है 4 साइड्स। तो 4 साइड्स के लिए हमको काफ़ी लेंदी सिलेबस रहता है, तो उनको हम 4 साइड्स को पढ़ेंगे। ये है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी 4 साइड के फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। 4 साइड का फिगर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ऑल 4 टाइप्स के हैं, इसीलिए ये सभी क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये नहीं कहलाएगा। 1 2 3 4 ये दीज आर नॉट ट्रेपेजियम्स। ये ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स होते हैं उसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे ट्रापेजियम। इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ट्रापेजियम होता है, काइट होता है, उसके बाद और भी होते हैं। सबसे पहले हम ट्रापेजियम पढ़ेंगे। तो ट्रापेजियम के हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि किसी 4 साइड के फिगर को देख के कब उसे ट्रापेजियम बोला जाता है। ट्रापेजियम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। उसके पास एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है, एक पेयर। जैसे पैरेलल साइड्स में इसके ये और ये पैरेलल साइड्स हो गए, ये और ये, यहाँ पे ये और ये हो गए, यहाँ ये और ये हो गया, यहाँ ये और ये हो गया। ट्रापेजियम का दूसरे तरफ का पेयर पैरेलल नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पास सिर्फ एक पेयर होता है पैरेलल का, मीन्स ओनली 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, बचे 2 साइड्स इसके पैरेलल नहीं होते हैं। स्टडी द अबव फिगर एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। ये है नोट, एन एरो मार्क इंडिकेट द पैरेलल साइड्स। ये एरो जो बने हुए हैं वो पैरेलल साइड्स को इंडिकेट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप हो गई है ट्रापेजियम की। सेकंड टाइप जो होती है वो काइट कहलाती है। काइट आप सभी ने देखा हुआ है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, आपको पता है काइट कैसा होता है। काइट के ये 2 साइड्स इक्वल प्लस वो होते हैं, और ये वाले 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, और ये दोनों आमने सामने पैरेलल नहीं होते, ये दोनों आमने सामने पैरेलल नहीं होते। तो ये जो कहलाता है ये काइट शेप कहलाती है। इसमें इक्वल होते हैं बट नॉट पैरेलल। इक्वल और पैरेलल 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो इक्वल तो हो जाते हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं होते। ये जो साइन दिख रही है ये इक्वल की दिख रही है, इसके 2 साइड्स इक्वल हैं, इसके 2 साइड्स इक्वल है, इसके ये 2 इक्वल है, इसके ये 2 इक्वल है, इसके ये 2 इक्वल है। ये सब काइट शेप है। ये काइट शेप नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ये लग गया है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। दिस इज नॉट अ काइट शेप। ये भी काइट शेप नहीं है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है ये, और थोड़ा सा तिरछा है। लेकिन ट्रापेजियम में सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए थे और पैरेलल होने चाहिए थे। इसका ये 2 पेयर भी इक्वल प्लस पैरेलल है, और ये 2 पेयर भी इक्वल प्लस पैरेलल है, इसीलिए ये काइट शेप भी नहीं है और ये ट्रापेजियम भी नहीं है। इसमें यहाँ पे ये भी हमें काइट शेप नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 2 साइड्स इक्वल है बट ये पैरेलल नहीं है। इक्वल और पैरेलल की कंडीशन क्या है? इक्वल में आप जानते हैं दोनों साइड का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए, तो इक्वल कहलाते हैं। और पैरेलल होने के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो पैरेलल कहलाते हैं। अब इसमें अ काइट हैज 4 साइड्स, ये इसके होते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड इक्वल लेंथ। वही कह रहे हैं कि कम से कम 2 साइड्स का लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए, और इसका जो है वो
4 साइड्स होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में, अब पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है क्योंकि इसके 4 साइड्स होते हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉपर्टी क्या होता है, इट हैज समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइंस। इसकी ये और ये पैरेलल प्लस इक्वल, इसमें पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ये भी पैरेलल प्लस इक्वल, पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसके ये दोनों पैरेलल प्लस इक्वल है, इसके ये दोनों पैरेलल प्लस इक्वल है। तो ये सारे जो हैं वो पैरेललोग्राम कहलाएंगे, और ये पैरेललोग्राम नहीं कहलाएंगे बट ट्रापेजियम कहलाएंगे, क्योंकि इनके 2 साइड्स पैरेलल है और 2 साइड्स जो इक्वल है वो नॉन पैरेलल है। तो ये 3 टाइप हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने ट्रापेजियम पढ़ा, उसके बाद हमने काइट पढ़ा और उसके बाद हमने पैरेललोग्राम पढ़ा। इन तीनों की प्रॉपर्टीज हमने देख ली है। अब यहाँ से आता है एलिमेंट ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी फिगर को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या करना होगा। देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम। इस लाइन को अंडरलाइन रखिए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए सबसे पहले 4 साइड्स होने चाहिए, 4 एंगल होने चाहिए। सम ऑफ दीज आर इक्वल, उसमें से कुछ इक्वल भी होते हैं। तो इक्वल कौन से होते हैं, इसके ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। इन ये दोनों आमने सामने के जो होते हैं इन्हें अपोजिट बोला जाता है, ये इक्वल होते हैं, और इसके ये ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। ये देख रहे हैं हम, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD फिगर 3.12। ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। AB एंड DC आर ऑपोजिट साइड, साइड AB और DC की बात कर रहे हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। और AD और BC साइड जो है वो अनदर पेयर, एक पेयर इन दोनों साइड का हो गया, एक पेयर इन दोनों साइड का हो गया। मतलब इसमें दोनों पेयर जो हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पेयर आर इक्वल होने चाहिए और पैरेलल। एंगल ए एंड एंगल सी, मैंने आपको बोला ये ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं, और ये लिखा है पेयर ऑफ ऑपोजिट्स एंगल। ये दोनों ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल कहलाते हैं। ABBC, AB ये और BC, किसी एक एंगल के थ्रू 2 साइड्स जुड़ते हैं तो उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। एंगल B से एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट साइड हो गए, यानी कि जुड़े हुए साइड है। दिस मीन्स वन ऑफ द साइड स्टार्ट वेयर द अदर एंड, एक तरफ से स्टार्ट हो रहा है और एक तरफ एंड हो रहा है। BC और CD, यहाँ से BC और CD, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गए, और यहाँ से ये दोनों एडजेसेंट साइड हो गए। तो ये सभी एडजेसेंट साइड हो गए, और बाजू बाजू के एंगलों को एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। जो बाजू बाजू के साइड्स होते हैं उसे एडजेसेंट साइड बोला जाता है, और जो बाजू बाजू के एंगल्स होते हैं उसे एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। अब हम एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर। आप क्लास 8th में आ चुके हैं, इसीलिए आप पेरीमीटर के बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पेरीमीटर मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी किसी भी फिगर का आउटर मेजरमेंट। इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ। तो पैरेललोग्राम का, इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स हैव सेम लेंथ, इसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होंगी, इन दोनों की और इन दोनों की। तो यहाँ 12 दिया है तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमें यहाँ 7 गिवन है तो ये भी हमारा 7 हो जाएगा। और साथ में जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, ऑल साइड्स हम बता देंगे यहाँ पे। PQ किसके बराबर है, SR के। PQ SR के बराबर है, तो हमने लिख दिया PQ इज इक्वल्स टू SR, क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसीलिए हमने इक्वल लिख दिया, और वहां पे इनकी मेजरमेंट मेंशन कर दी 12 सेंटीमीटर। इसी तरह QR और PS इक्वल हैं तो दोनों का 7 कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, PQ का 12, QR का 7, RS का 12 और SP का 7, इन सभी को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर 38 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ हमको पता चल जाएगा पेरीमीटर मीन्स द सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो 38 डिग्री आता है। अब अभी हमने साइड्स के बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो किसी भी पैरेललोग्राम के एंगल्स की क्या कंडीशन होती है, अब हम वो बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हमको गिवन है, ये आप देख रहे हैं एंगल ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी। मैंने पहले भी आपको बताया था जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी जो है वो किसके बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल डी के बराबर होंगे। इसको हमने यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है डायगोनल्स डाले। ये जो सेंटर यहाँ से लाइन आपको दिख रही है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाने की, जो इसको हाफ में डिवाइड कर रही है, आड़ी लाइन को जो ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करती है उसे डायगोनल बोला जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल्स। जब इस तरह से वो क्रॉस करके डलती है तो वो डायगोनल्स कहलाती हैं और डायगोनल बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब हमने डायगोनल डाले तो ये एंगल जो आप देख रहे हैं यहाँ से चला, ये ऐसा चला और ये ऐसा गया। इसने एक Z जैसा आकृति बना लिया है। ये उल्टा Z बना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ये ऐसा Z जैसा आकृति बनता है तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल कहलाते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं और इक्वल होते हैं। तो उस कंडीशन में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। Z की आकृति बन रही है और इसी तरह एक Z की आकृति हमारी बन रही है 3 और 4 के साथ, यहाँ से यूं और यहाँ से। ये अब ऐसा Z बन गया है तो एंगल ये और एंगल ये 3 और 4 कहलाएंगे, तो वो दोनों भी इक्वल हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया इसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये इंटीरियर अपोजिट एंगल कहलाते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं Z की आकृति वाले। इस कंडीशन में आगे हम और पढ़ते हैं। स्टडी ट्रायंगल ABC एंड ADC। ये है ABC और ये है ADC। ये क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर लिया था, ये इसका टुकड़ा हमने यहाँ लगा दिया, इसका पीस उठा करके यहाँ लगा दिया। ये इस तरीके से था ABCD। तो यहाँ बीच में से इसे क्रैक किया है और ACD का पीस यहाँ निकाल के रख दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो साइन आपको दिख रहा है हल्का सा ऐसा लहर जैसा, इसको कॉन्ग्रेंट साइन बोला जाता है। कॉन्ग्रेंट, ये इज इक्वल्स टू भी होते हैं, मतलब ये दोनों बराबर भी होते हैं और साथ में कॉन्ग्रेंट भी होते हैं। कॉन्ग्रेंसीज आप पढ़ेंगे तो कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होना पड़ता है, इन दोनों को नॉट इक्वल बट सेम होना पड़ता है। इक्वल होना जरूरी नहीं है बट सिमिलर होना पड़ता है। तो जैसा मैंने आपको वहां बताया था Z की आकृति का साइन और एंगल। अब Z यहाँ से मैंने ये लिया था और यहाँ में मेरा पीस यहाँ आ गया, तो इसका ये वाला साइड और उस पीस का ये वाला साइड, ये देख रहे हैं आप 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। मतलब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के बराबर है। नेक्स्ट Z मेरा बना था ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो ये 2 एंगल होने चाहिए थे, मीन्स 3, और ये एंगल मेरा आ गया यहाँ 4। तो इसका 3 के बराबर इसका 4 हो गया। तो क्या कंडीशन मिल गई हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और साथ में ये लाइन जहां से मैंने क्रैक करी थी ये लाइन बराबर थी, जितना इसकी थी उतना इसकी थी। तो 3 कंडीशन अगर यहाँ पे लग जाती हैं इक्वल होने की तो 2 ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो यहाँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, यहाँ एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और हमने मेजर किया तो एंगल 1 + 4 ये और ये +2 + C लगाया है इन्होंने, ये कर लेंगे तो ये अल्टरनेटिव इसका बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बता रहे हैं हमें जो प्रॉपर्टीज थे वो हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमको सॉल्व करना रहता है।
ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है इन अ फिगर 3.20 BEST is a parallelogram BEST find the value of x y and z x y z का वैल्यू पूछा है और ये हमें 100 दिया है और ये तीन चीज हमको गिवन नहीं है। तो सबसे पहली बात मुझे बताना होगा एस इज ऑपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में कौन है, एस है। तो x इज इक्वल्स टू 100, x को 100 बता दिया। x को 100 बताने के लिए ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अंतर्गत x जो है वो 100 हो गया। जैसा अभी मैंने बताया था आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी में ये अगर 100 है तो ये भी 100 हो गया। पहला तो हमको x फाइंड हो गया। y इज इक्वल्स टू 100 बोल रहे हैं, y को 100 होने के लिए क्या कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, ये एक लाइन था और ये एक लाइन था, दोनों पैरेलल थे। किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर दो पैरेलल लाइन डाले जाते हैं तो बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। कैसे, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ऐसे मैंने पैरेलल डाले तो यहाँ और यहाँ बनने वाले ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो उसी तरह ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन सपोज कर ली थी और एक एंगल ये गया एक एंगल ये गया, तो x और y भी 100 हो गए। अब ये 180 डिग्री की लाइन थी, अगर यहाँ 100 हो गया तो ये बचा 80, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन ले ली और y 100 हो गया तो बचा हुआ z होगा और वो होगा 80 डिग्री। इस तरह हमने ये वाले के जो सारे मिसिंग मेजरमेंट थे वो निकाल लिए। फर्स्ट इसमें ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगी, सेकंड इसमें ये एंगल और ये एंगल जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पैरेलल लाइन जाते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लग गई और इसको लीनियर पेयर बोला जाता है 180 डिग्री। जैसे जैसे आप सम्स करते जाएंगे चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम 3.3 को सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ उसमें से पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत तो आपको अभी आ ही गया होगा, क्योंकि अभी ये आपका स्टार्टिंग है और फर्स्ट टाइम है, तो आपको इन चीज़ों को 2-3 बार या शायद उससे ज़्यादा बार भी सुनना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, 3.3 की तरफ चलते हैं, छोटी छोटी चीजें सॉल्व करेंगे। गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। डेफिनेशन इसको जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करना और साथ में उसका प्रॉपर्टी बताना है क्यों। AD इज इक्वल्स टू, ये हमको खुद को देखना होगा इस पूरे पैरेललोग्राम में AD के बराबर क्या है। तो AD के बराबर हमारा CB है, और क्यों है वो बराबर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम होता है। AD के बराबर हो गया हमारा CB और इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड का। DCB, एंगल DCB, इस एंगल के बराबर हमारा ये एंगल जाता है। DCB के बराबर DAB, एंगल DAB, इसमें लग रहा है ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। जो मैंने बोला था आजू बाजू के आमने सामने के एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो जितना ही होगा उतना ही होगा। OC, ये लाइन इन्होंने यहाँ से यहाँ तक बताई है, तो इसके इक्वल होती है OA। हमको ये OA बताना पड़ेगी, जितनी ये है उतनी ये है। क्यों है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब होता है आधे आधे में बांटना। ये डायगोनल जहां कटते हैं वो एक दूसरे को बराबर में बांट देते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए जितना ये है उतना, जितना OC है उतना ही OA है। अब यहाँ बात कर रहे हैं एंगल DAB, DAB, ये वाला एंगल की जो सेंटर में लिखा होता है अल्फाबेट, उसी एंगल की बात होती है।
तो सेंटर में यहाँ ए लिखा हुआ है, DAB प्लस CDA, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। और उसका रीज़न हमारे पास होता है क्योंकि ये इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं। इंटीरियर ओपोजिट मतलब आजू बाजू के एंगल मिला करके 180 डिग्री बनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटीरियर अपोजिट मतलब आजू बाजू के एंगल, ये दोनों मिलेंगे तो 180 बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो 180 बनेगा, ये दोनों मिलेंगे तो 180 बनेगा, और ये दोनों मिलेंगे तो 180 बनेगा। अदरवाइज ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि इसी के बेस पे मैं आपको आगे के सम बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमको, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। यहाँ एक्स वाई जेड हमारे पास अननोन है, एक्स वाई जेड, इनका वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ऑपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 100 है तो ये 100 हो जाएगा पहली बात, क्योंकि ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो y हमको मिल गया 100, और यहाँ पे इन्होंने बोला था इंटीरियर ऑपोजिट्स एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 80, और ये फिर आमने सामने के हैं इसीलिए 80 हो जाएंगे। ये मैं आपको नोटबुक में लिख के बता देती हूँ कि इसको नोटबुक में हम किस तरह करें। स्टार्ट करते हैं 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन प्रॉपर्टी यूज। ये हमको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इसको हमें फिल करना और साथ में हमें रीज़न देना है कि ये क्यों होते हैं। तो फर्स्ट हमें लिखा है AD इज इक्वल्स टू, तो यहाँ हमें चेक करना है AD के बराबर कौन होगा। तो AD ये साइड है, इसके बराबर साइड आती है BC या CB। CB अगर हम बोलेंगे तो CD साइड आती है, और इसका रीज़न हमको क्या देना पड़ेगा, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसका रीज़न हमें ये देना पड़ेगा, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट आता है एंगल DCB, तो DCB कैसे पढ़ा जाता है, DCB सेंटर वाले एंगल की बात हो रही है, C सेंटर में है तो यहाँ पे बात हो रही है इस एंगल की। इस एंगल के इक्वल कौन सा आता है, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल आएगा। तो यहाँ है DCB और हम इसको इक्वल बोलेंगे DAB, तो ये कहलाएगा हमारा एंगल DAB। इसमें हमारी प्रॉपर्टी लगेगी ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इन्होंने हमसे पूछा है OC, O ये है, C ये है, OC के बराबर क्या होगा, OC के बराबर OA होगा हमारा, साइड OA। उसका रीज़न हमारे पास ये जाएगा कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट मतलब होता है हाफ में बांटना, तो पूरा AC लाइन को O पॉइंट पे हाफ में बांटा है, जितना OA है उतना ही OC है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एंगल DAB प्लस एंगल CDA, DAB प्लस CDA, तो एक एंगल इसकी बात हो रही है यहाँ पे और एक एंगल इसकी बात हो रही है। ये दोनों एंगल्स हमारे पास पास है और इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री आता है क्यों, क्योंकि ये हमारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो हमारे होते हैं वो बाजू बाजू के एंगल्स होते हैं और इसीलिए इनको इंटीरियर, इनका सम 180 डिग्री होता है और इन्हें इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक का सम है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ इन 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स दिए हैं और पूरे 5 प्रॉब्लम्स में हमको एक्स वाई जेड फाइंड करना है। सभी जगह डिफरेंट एरियाज में एक्स वाई जेड दिए हैं जो हमको फाइंड करने हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यूज़ क्या आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट जो हमको है, फिगर किस तरह बना हुआ है ये देख रहे हैं आप, ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है, देन ये ऐसा बना है और ये है DCBA। एंगल भी हमको गिवन है 100 डिग्री, एंगल C का X है, एंगल D का Y है और एंगल A का Z है।
और हमसे पूछा गया है फाइंड एक्स वाई जेड। इसमें हम अपने अपने तरीके से बता सकते हैं, जो भी आपको इजी पहले लगे। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉल्यूशन में, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, और रीज़न मुझे इसका देना है opposite angles are equal। opposite एंगल इक्वल है तो ये 100 डिग्री है और ये y है, हो गया y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। सिंपल सी एक बात में हमारा बात खत्म हो गई। नेक्स्ट मुझे देना है एंगल C प्लस एंगल B का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये और ये 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये लास्ट में हमने अभी पढ़ा है। इसको बोला जाता है इंटीरियर ओपोजिट एंगल। इंटीरियर ओपोजिट एंगल होते हैं, उन दोनों को प्लस करके 180 निकलता है। तो हुआ क्या है, एंगल सी हमको x गिवन है और एंगल बी हमको 100 गिवन है और ये 180 एज इट इज़ उतारा। x हमने यहीं छोड़ा, 180 के पास हम 100 को माइनस करने ले गए, x इज इक्वल्स टू 80 आ गया। दूसरा हमारा ये फाइंड हो गया। अगेन आप वही बात बोल सकते हैं, ये वाली ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। तो अब आप बोलेंगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए। रीजन आप देंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ C हमारा x है, x इज इक्वल टू z और x हमारा 80 है, इसीलिए z हो गया। और करके हम लिखेंगे z इज इक्वल्स टू 80। ये हमने बहुत ही आसानी से तीनों x y z फाइंड कर लिए। आप देख सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर लें तीनों हमने। और यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टीज़ भी बता दी किस रीज़न से हो रहे हैं। ये ओपोजिट साइड्स लग रहा है, ये इंटीरियर ओपोजिट एंगल है और ये फिर ओपोजिट एंगल है। तीनों होगा। इसका स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। यहाँ पे भी हमें फाइंड एक्स वाई जेड करना है सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम ये वाला साइड ले लेते हैं, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABCD। सबसे पहले हम ये वाला साइड ले लेते हैं A और B वाला। तो हम बताएंगे एंगल A प्लस एंगल B जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इंटीरियर ओपोजिट्स एंगल होते हैं, इसीलिए 180 होता है। ये हमको 50 गिवन है, B की जगह हमने y रख देना है, इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। y यहीं छोड़ेंगे, 180 डिग्री माइनस 50 ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू 130 हो जाएगा। ये हमें पता चल गया कि एंगल y जो है वो हमारा 130 डिग्री है। y के साथ में ही हम बताएंगे एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल d है। क्यों है? ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। b की जगह हमें y गिवन था, d की जगह हमें x गिवन था। y हम निकाल चुके हैं 130, x हमने नहीं निकाला है, तो ये हमारा निकल गया x इज इक्वल्स टू 130, क्योंकि ये इक्वल आ गया, x भी हमारा 130 हो गया। नेक्स्ट हमें z निकालना है। z में हम बोलेंगे एंगल d इज इक्वल्स टू एंगल c। इसको हम एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं क्योंकि बाहर के c की बात हो रही है। ये बोलना पड़ेगा हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने पहले आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी पैरेलल लाइंस डाले जाएं, बनने वाले एंगल हमेशा इक्वल बनेंगे। इस वजह से एंगल D जो था वो x था और ये z था। x का वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री आया है, तो इसीलिए z इज इक्वल्स टू भी हमारा 130 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से
एक्स हमारा 130 है तो जेड भी हमारा 130 डिग्री हो जाएगा। इसी का थर्ड वाला सम है, जो फिगर हमको किस तरह से बना हुआ है। फिगर की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ली हैं इस तरीके से, और फिर इन चारों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया है। चारों पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे इन्होंने ऐसा स्क्वायर मार्क किया है, जो हमको पता है स्क्वायर मार्क कब किया जाता है, जब 90 डिग्री होता है। और इसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, ये 30 डिग्री गिवन है और ये फाइंड करना है हमें। इस कंडीशन में जो हमारे पास गिवन है वो हमें ये गिवन है, बस ये और ये गिवन है। सबसे पहले सॉल्यूशन के साथ हम बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये z है। यहाँ हमें नेमिंग देना पड़ेगा ABCD और सेंटर में O देना पड़ेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब हम बताते हैं AOD, बोलेंगे AOD इज इक्वल टू AOD इज इक्वल्स टू BOC। मैंने आपको बोला है जो यहाँ सेंटर में लिखा हो जाता है उस एंगल की बात करते हैं। तो एंगल O की बात कर रहे हैं और ये दोनों ये बताते हैं कि लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाना है। तो A से स्टार्ट करना है, O तक जाना है और D पे एंड करना है। ये वाले एंगल की बात हो गई ये। और यहाँ पे B से स्टार्ट करना है, O तक जाना है और C पे एंड करना है। तो ये एंगल की बात हो गई। AOD 90 डिग्री गिवन था, BOC में X गिवन था, ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये दोनों इक्वल क्यों थे, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है इसीलिए इक्वल होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए मैं आपको पहचान बता देती हूँ। जब भी इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन हो और ये ऐसा वी फॉर्म में हमको, तो इसके अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये वी फॉर्म में हमको अगर मिलता है, ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये और ये इक्वल हो गए, x 90 हो गया हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल BOC के पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो BOC है तो उसका सम बताते हैं हम, एंगल B, एंगल O, एंगल C मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल B जो है वो हमारे पास y है, BO जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है और C जो है वो हमारे पास 30 डिग्री, और ये सब होना चाहिए 120। इन दोनों को मिला लेंगे, y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 120 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 हो जाएगा, देन y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 60, ये हमको y फाइंड हो गया। और नेक्स्ट में आप बोल देंगे वहाँ पे y और z इक्वल हैं, y इज इक्वल्स टू z है। उसका रीज़न हमें देना पड़ेगा अल्टरनेट ओपोजिट एंगल। अल्टरनेट ओपोजिट आप कब समझते हैं, ये मैं आपको अल्टरनेट ओपोजिट का पहचान बता रही हूँ। इस कंडीशन में अल्टरनेट ओपोजिट बनते हैं, जो मैंने पहली बार भी आपको बताया था कि अगर हमें z जैसी आकृति दिखाई दे रही है या फिर हमको यहाँ पे जो आकृति दिखाई दे रही है वो हमें इस तरीके से दिख रही है, तो ये वाले बनने वाले सब अल्टरनेट ओपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये दोनों इक्वल हो गए, y 60 है तो z भी हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारे इसको भी x y z मिल गया थर्ड वाले को। नेक्स्ट हम फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाले का फिगर हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और इसका इन्होंने ये वाला साइड एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे हमको गिवन है 80 y x और ये नेमिंग दे दीजिए ABCD। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम।
कैलकुलेशन में आपको कोई सा भी पहले ले सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और रीज़न हम दे देते हैं ऑपोजिट एंगल। ए वाई है, सी 80 है, यहीं पे ये निकल गया, y इज इक्वल्स टू 80। नेक्स्ट हम कर देते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी और उसको रीज़न हम दे देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। बी हमारा है, बी हमारा नहीं है, बी हमसे पूछा जा रहा है और सी हमारा है 80 डिग्री। ये यहीं पे हो गया, एंगल भी 80 डिग्री निकल गया। नेक्स्ट हमारा वाई निकल गया, बी को नाम दिया गया था जेड, बी हमको था जेड, जेड 80 डिग्री निकल आया। वाई हो गया, जेड हो गया, हमारे पास एक्स रह गया। एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स के लिए हम कर सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। डी जो है वो एक्स है, ये 80 है, इज इक्वल्स टू 180 है और रीज़न इसका दे रहे हैं इंटीरियर अपोजिट। एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80, एक्स इज इक्वल्स टू 100। ये भी आ गया हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 100। 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कई सारे पैरेलल लाइंस अगर जाते हैं तो वो इक्वल बनाते हैं। ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसीलिए, और ये दोनों मिला करके हमारे इंटीरियर ऑपोजिट होते हैं इसीलिए। तो ये इतने रीज़न देने से हमारे को इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं इसी का 5th वाला। इसी के 5th वाले में जाते हैं तो फिगर हमको कुछ ऐसा गिवन है। और ये एक डायगोनल डली हुई है ऐसी, ये दिया हुआ है y और ये दिया हुआ है x आधा है, और ये गिवन है हमें 40 और ये गिवन है हमें 1120 और ये है z। यहाँ पे बहुत ही आसानी से दिख रहा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं दिस इक्वल टू दिस कर लूँगी, नेमिंग दे लीजिए A B C D। सबसे पहले दिस इक्वल टू दिस सॉल्व करूँगी। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, वाई ओपोजिट एंगल, एंगल ए का वाई था और एंगल सी का 112 है। ये यहीं पे एक सिंगल लाइन में वैल्यू निकल आया, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसे लिया। अब मैं लेती हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी, सिर्फ इस आधे वाले की बात हो रही है। कौन से वाले की बात हो रही है, ये वाले पोर्शन की, बस इतने पोर्शन की मुझे बात करनी है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में मुझे ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू, तीनों को जोड़ने से 180 आता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों सम एंगल्स को अगर जोड़ा जाए तो वो 180 डिग्री आता है। एंगल ए की जगह मुझे गिवन है y, एंगल बी की जगह मुझे गिवन है x और डी की जगह गिवन है 40। यहाँ पे मैंने y निकाल लिया था, इसीलिए मैं लिखूँगी 112 प्लस x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो x इज इक्वल टू 180 में से हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 152। 152 आएगा तो x इज इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 8 और 28, x निकल आया 28 डिग्री। अब क्या रह गया हमारे पास, z निकालने को रह गया। तो z में मैं आपको बता रही हूँ ये मुझे आकृति फाइंड हो रही है, तो z भी निकल आएगा। कौन सी आकृति फाइंड हो रही है, मैं बोलूँगी x इज इक्वल्स टू
z बोलूँगी मैं, x जो है वो इज इक्वल टू z होगा। रीज़न में दूंगी अल्टरनेट ऑपोजिट। ये देखिए आप, मुझे ये ऐसा ऐसा और ऐसा, यहाँ x है और यहाँ z है, ऐसी आकृति मुझे मिल रही है। ये यहाँ से ये और ये, तो z में मिलने वाले जो दोनों इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। x अगर मुझे मिल चुका है 28 डिग्री, तो z भी वही होगा, z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। ये हो गए आसानी से इसके पूरे 5 क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चनों में नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। सम्स के लिए और इजी स्टेप्स चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें इसी तरह अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू।